Hello, Jai Hind, good afternoon everyone. This is Prasenjit Das. Welcome you all to my YouTube channel as well as my Facebook page, Learn English. आज हम ज़रूरी वीडियो करने वाले हैं, ये हो गया कोल्ड वार के ऊपर। डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वार, इंटरनेशनल रिलेशन में कोल्ड वार का अर्थ क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसका कॉजेज़ क्या है। हम कुछ प्रमुख कॉजेज़ के बारे में अभी यहाँ पर स्टडी करेंगे। वैसे कोल्ड वार के लिए बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारे कारण थे, लेकिन उन्हीं में से कुछ कॉजेज़ हमने यहाँ पर उठाया है, इसी को हम पढ़ेंगे। ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 ग्रुप ए का पहला चैप्टर है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मीनिंग क्या है। कोल्ड वार अर्थात शीत युद्ध। Cold War is an unfriendly political relationship between two countries. It is a war in which armed forces do not fight. They do not engage themselves in battles. It is a situation of tension. It is not a hot war or an actual war, but it has all the features of Cold War. कोल्ड वॉर एक ऐसा राजनीतिक कंडीशन है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है जब अनफ्रेंडली हो जाता है दो देश के बीच में। फॉर एग्जांपल अभी कोल्ड वॉर इंटरनेशनल अगर पिक्चर में देखा जाए तो रशिया एंड अमेरिका, तो ऐसे दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, दो आपस में लड़ नहीं रहे हैं लेकिन एक दूसरे की बदनामी करना, एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ करना, लेकिन डायरेक्ट वार नहीं हो रहा। अर्थात यहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन का प्रयोग नहीं हो रहा, ना ही कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग किया जा रहा, ना ही एक दूसरे को घूंसा लात मार रहा है। बस इतना हो रहा है कि एक दूसरे का वो दुश्मन है जिसके कारण पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो, पूरा पृथ्वी को उन्होंने बदल दिया था अमेरिका और यूएस ने। उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। अर्थात हमने समझा कि कोल्ड वार एक ऐसा अनफ्रेंडली पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, दो देश के बीच में एक अनफ्रेंडली पॉलिटिकल कंडीशन और स्थिति है। अनफ्रेंडली है यानी अच्छा नहीं है। यहाँ पर सोल्जर्स, गन, हथियार इन्वॉल्व नहीं होते, ये अलग अलग रहते हैं, ये यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन टेंशन हमेशा रहता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर देखा जाए, इसमें कोल्ड वार अर्थात दो, यूएसए और यूएसएसआर। इन इंटरनेशनल रिलेशन कोल्ड वार मीन्स द राइवलरी बिटवीन, दुश्मनी बिटवीन, एग्जिस्टेड बिटवीन टू सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए एंड यूएसएसआर। द पीरियड ऑफ राइवलरी बिगेन इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में, तभी से ये कोल्ड वार शुरू हो गया। तो अगर हम पीरियड देखते हैं तो 1945 से शुरू हुआ, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, और 1991 में ये कोल्ड वार ख़त्म हो गया। जबकि तब ख़त्म हुआ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ। लेकिन आज भी हम उसको महसूस कर रहे हैं, आज भी हम लोग उसको झुटला नहीं सकते कि कोल्ड वार ख़त्म हो गया। लेकिन रशिया की ओर से एक अच्छा स्टेप लिया गया था, तभी उन्होंने अपने संगठन को डिसइंटीग्रेट कर दिया था। लेकिन अमेरिका अपने ग्रुप को डिसइंटीग्रेट नहीं किया, रादर वो और बढ़ाता गया। ये क्या ग्रुप है क्या नहीं है हम लोग आगे समझेंगे। द एलाइड पावर्स, वर्ल्ड वार 2 के दौरान दो ग्रुप बनी थी। वर्ल्ड वार 2 के दौरान यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस, ये एक साइड में थे जो एलाइड ग्रुप्स थे, एलाइड पावर्स, और उन्होंने फाइट की किससे? इटली, जर्मन, जापान। याद रखने के लिए जिप, जी यू कैन से, और वहाँ हो गया सारे यू वाले, साथ में एक फ्रांस है। आगे देखते हैं। The war ended in 1945 then when USA dropped 2 bombs in Japanese cities Hiroshima and Nagasaki. हिरोशिमा पे 6 अगस्त और नागासाकी में 9 अगस्त, ये 2 डेट को उन्होंने बॉम्ब फेंका। जो पहला बॉम्ब फेंका उन्होंने हिरोशिमा पे, दैट वाज कॉल्ड एज लिटिल बॉय, जिसका कोड नेम रखा था लिटिल बॉय, उस बॉम्ब का नाम। और जो नागासाकी में बॉम्ब उन्होंने फेंका जो 9 अगस्त 1945 को था, दैट वाज कोड नेम्ड एज फैट मैन, क्योंकि वो थोड़ा मोटा था। अब पिक्चर देख सकते हैं। जापान, उसके बाद जापान नेस्तो नाबूद हो गया और उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर पूरा वर्ल्ड वार के काया को बदल दिया। इस सरेंडर के कारण हमारे देश में जो आज़ाद हिंद फौज थे उन पर भी ये प्रभाव पड़ा। उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन का और सप्लाई नहीं मिला, जिसके कारण हमारे देश को भी ये भुगतना पड़ा। लेकिन तब तक हमारा फ़ायदा हो चुका था, क्योंकि NIA या नेशनल अपना आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, इसी के कारण हमें देश को आज़ादी मिली। ब्रिटिश इन्हीं को डर कर बाहर चले गए थे। नो डाउट बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, कुछ ने आंदोलन किया देश के साथ, जिसको जितना हो सके सभी ने कंट्रीब्यूट किया देश की आज़ादी के लिए। अकेले किसी ने नहीं किया, सभी ने मिलकर किया।
But just after the Cold War ended in 1945, the world was divided into two part. जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, दो अपने आप को पावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, एक यूएसए, एक हो गया यूएसएसआर। यूएसए अपने आप को कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, ये इनका आइडियलिज्म था, इसको लेकर वो वेस्टर्न साइड को एक साइड चला गया और पृथ्वी को दो पोल में बांट दिया उन्होंने। इसीलिए इसको बाइपोलरिटी कहते हैं, यानी दो ध्रुवीय, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। अगर बीच से पृथ्वी को काट दिया जाए तो ईस्टर्न इधर चला गया, वेस्टर्न उधर चला गया। तो वेस्टर्न साइड में जो है अमेरिका के साथ, वो देश जो कैपिटलिज्म पे बिलीव करते हैं, पूंजीवादी पे, वो उनके साथ चले गए, अमेरिका के साथ। और वो लोग जो साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट थे, वो लोग चले गए रशिया के साथ। रशिया जैसे उनका बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, तब से वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे। सो दो पृथ्वी का दो भाग बना, एक ईस्टर्न वेस्टर्न यूएस लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड यूएसएसआर लेड कम्युनिस्ट ब्लॉक। ये दो भाग बना देश का, पृथ्वी का, दुनिया को दो भाग में दो पावर में बांट दिया, एक कैपिटलिस्ट एक कम्युनिस्ट। सो द टर्म कोल्ड वॉर पहली बार एक अमेरिकन डिप्लोमेट है जिनका नाम है बर्नार्ड बरोस, इन्होंने ये टर्म को कॉइन किया और इसका पॉपुलराइज किया है अमेरिकन कम्युनिस्ट वॉल्टर लिपमैन ने, कॉलमिस्ट वॉल्टर लिपमैन ने। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इसका वैशिष्ट्य क्या है, इसके बारे में क्या, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कोल्ड वॉर किसको कहते हैं। वो जो डेफिनेशन पढ़ा था वही यहाँ पर आएगा। इट वॉज नॉट ए हॉट वार, ये मेन वार नहीं है जहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रयोग नहीं करते। इट इज़ अनआर्म्ड, यहाँ पे हथियार का प्रयोग नहीं होते। आइडियोलॉजिकल वार, ये चिंताधारा अपने अपने आइडियोलॉजीज जो देश फॉलो करते हैं उसी के वार था। एक आइडियोलॉजी क्या थी उसकी, यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। इट वॉज डिप्लोमेटिक वॉर, ये कूटनीतिक युद्ध था, कूटनीतिक, यहाँ पर शब्दों की लड़ाई थी। तो फॉट नॉट इन द बैटलफील्ड बट इन द माइंड्स ऑफ द मैन, ये रण क्षेत्र में, रणभूमि में लड़ाई नहीं होती, ये लड़ाई माइंड में होती है। बोथ राइवल्स मेड एफर्ट्स टू अवॉइड द न्यूक्लियर वॉर, दोनों ने लेकिन एक बात की कोशिश की कि न्यूक्लियर वॉर हम लोग कभी ना करें, क्योंकि दोनों को मालूम था न्यूक्लियर यूज़ कर रहे थे दुनिया का तबाह हो जाएगा, दोनों को मालूम था। तो दोनों लेकिन डरा रहे थे। जैसे क्यूबा वाली घटना, इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकता मानो, एक कोल्ड वॉर का एग्जांपल में, उसका भी अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, क्यूबा क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, वो सारे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। बोथ सुपर पावर्स ट्राई टू वीकन ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश करते थे। अभी हम बढ़ते हैं इसका कॉजेस। पहला कॉजेस था आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। दोनों अलग अलग इसीलिए बने क्योंकि यूएसएसआर वो कम्युनिस्ट को फॉलो करते थे, कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, और यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे। द आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड द कम्युनिज्म वाज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द कोल्ड वॉर। द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट The formation of the first communist government in Russia, in USSR after the Russian Revolution in 1917. Russian Revolution में 1917 में हुआ था, उसी के साथ कम्युनिस्ट सरकार पहली बार बनी दुनिया में, and was never liked by the capitalist. कैपिटलिस्ट इसको कभी पसंद नहीं करते थे, पूंजीवादी लोग कभी भी साम्यवाद को नहीं मानते थे। द कोल्ड वॉर वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस हॉस्टिलिटी एंड डिसलाइक। कम्युनिस्ट वाले कैपिटलिज्म को नहीं मानते, कैपिटलिस्ट वाले कम्युनिस्ट को नहीं मानते, दोनों के अलग अलग विचार, अलग अलग चिंताधारा और अलग अलग सोच। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल सस्पिशन। Although the USSR and the Western countries were allies during the course of the Second World War, they could never really become a friend. A sense of insecurity and feeling of mutual suspicion continued throughout the war that caused much tension and hostility between them. दोनों के लड़ाई के बीच में ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि एक दूसरे को शक करना, दोनों एक दूसरे को शक करते थे। एक को हमेशा लगता था कि कहीं ये मुझे अटैक ना कर दे, दूसरे को हमेशा ये लगता था कि कहीं वो मुझे ना अटैक कर दे। ये सोच लेकर एक दूसरे को हमेशा वो शक करते थे, डाउट में रहते थे, शांति नहीं रहती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, द यूएस प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन adopted a tough policy towards the USSR. He adopted the policy of containing the communism by providing aid to the countries which were receiving Soviet support. In March 1947, he announced that USA would support free peoples who are
resisting subjugation by the armed minorities or by outside pressure. Thus, the Truman Doctrine made it clear that USA was committed to a policy of containing communism. The Truman Doctrine was suspected by the USSR and as an attempt to establish US hegemony over world politics that was the cause of the Cold War. रशिया को लगा कि ट्रूमैन का डॉक्ट्रिन जो था, ट्रूमैन का जो डिक्लेरेशन था, ट्रूमैन का जो स्टेटमेंट था, जो पॉलिसी थी, वो चाहते थे कि पूरा दुनिया भर में अपना कैपिटलिज्म को, पूंजीवादी सोच को स्थापना करें, जो रशिया को अर्थात एक साम्यवादी सोच वाले देश के विरुद्ध था। वो हमेशा कैपिटलिज्म के खिलाफ थे, पूंजीवादी के खिलाफ थे। जो ट्रूमैन ने जो मार्च 1947 में अनाउंसमेंट किया कि यूएसए वुड सपोर्ट वो सभी देशों को, लोगों को सपोर्ट करेंगे जो उनके साथ अपना कहते हैं पूंजीवादियों के साथ आना चाहते हैं। तो ये इनको लगा कि ये अपना जो सामर्थ्य है, अपना एरिया जो है बढ़ा रहे हैं और हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं लोगों को, दूसरे देशों को। आगे बढ़ते हैं। मार्शल प्लान। Marshall Plan was announced in June 1947. The U.S. Secretary of State George C. Marshall produced his European Recovery Program. The program offered economic help wherever it is needed. इन्होंने एक अर्थनैतिक प्लान बनाया, फाइनेंशियल प्लान। दो तरीका है लोगों को, तीन तरीका है किसी भी देश को और कोई भी किसी भी इंसान को काबू करना। एक, अपनी सामरिक पावर, मिलिट्री पावर से। दूसरा, अपने अर्थनैतिक पावर। तीसरा, उनके आइडियलिज्म, उनके सोच, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके चरित्र को समझाना। यानी किसी को प्यार से समझाओ, आकर्षण करो अपने और। दूसरा, हथियार दिखाओ। तीसरा, पैसा दिखाओ। मार्शल ने क्या कहा, क्या प्लान किया? वो सोचे सभी वो नए यूरोपियन देशों को अर्थनैतिक सपोर्ट दो। सपोर्ट जैसे मिलेगा वो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट के और यानी अमेरिकन सपोर्टर बन जाएंगे। सपोर्टर जिसका ज़्यादा बनेगा वो उतना ही पावरफुल बनेगा। अगर आपके पड़ोस में आपके दुश्मन, आपके पड़ोसी और आपके दुश्मन दोस्त हो जाए, यानी आपका दुश्मन आपके पड़ोसी में आकर हथियार रखकर आपको अटैक कर सकता है। ये हमेशा इन दोनों की प्लान थी, जिसमें क्यूबा वाले जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी में, जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन वाज, जो अभी हाल ही में यूक्रेन का घटना हुआ, एग्जैक्टली हुआ। यूक्रेन रशिया के बॉर्डर में है और यूक्रेन वार्सो पैक्ट का एक हिस्सा था, यानी कम्युनिज्म का एक हिस्सा था, कम्युनिस्ट का एक हिस्सा था। डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन रशिया ने डिसइंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद उसने अपना वार्सो पैक्ट को तोड़ दिया। लेकिन अमेरिका ने अपना नेटो फॉर्मेशन को नहीं तोड़ा और रादर वो आगे बढ़ाया और उसका मेंबरशिप बढ़ाते रशिया के पड़ोसी तक पहुंच गए, यूक्रेन तक, जिसका आज दुनिया ने देखा यूक्रेन का क्या हुआ है। So Russia described the Marshall Plan as a dollar imperialism, and the Marshall Plan thus sustained the superpowers relation. क्या sustain the superpower relation? रशिया को लगा कि ये अमेरिका की फिर दोबारा चाल है, पैसा दिखाकर सभी यूरोपियन कंट्रीज को अपनी ओर खींचना चाहता है, ये हमारे खिलाफ है। चलो, लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस सबसे बड़ी ज़बरदस्त एक पॉइंट है, हमें ये याद रखना होगा। अगर जैसे नेटो अटलांटिक महासागर के ऊपर के देश, अटलांटिक महासागर दो भाग में बटा हुआ है। अगर आप ग्लोब देखते हैं, मैप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ऊपर वाला साइड जो है उसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहते हैं। नीचे वाला साइड यानी इक्वेटर के नीचे जो है वो हो गया साउथ अटलांटिक ओशन। अभी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कौन आता है? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। उस साइड के दोनों जितने एस शेप हैं, जहाँ पर टाइटैनिक डूब गया था, वो वाला हिस्सा अगर मैप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसी हिस्से में जितने देश हैं ये सभी एक संगठन बनाना चाहते हैं आपस में, ताकि एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉजेस में खड़े रहें। इन केस ऑफ एनी वार, अगर कोई बाहरी देश आकर इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर में से किसी भी एक देश को अटैक करते हैं तो सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। अगर कोई देश डूब जाता है तो फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। दैट वाज द पॉइंट। और इसी नेटो को यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को वो बढ़ाते गए, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 पे। उन्होंने और भी बनाया जिसको सियाटो और सेंटो भी कहते हैं, लेकिन सियाटो एंड सेंटो बाद में वो
टूट गया, वो कंटिन्यू नहीं हुआ। सियाटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे साउथ इंडिया के नीचे वाले जो साउथ ईस्ट एशिया है सभी उन देशों को लेकर उन्होंने कुछ देशों को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। तो क्या कर रहा है, अमेरिका आकर रशिया के आसपास के देशों के साथ दोस्ती करना चाहता है, रशिया आकर अमेरिका के आसपास के देशों के साथ दोस्ती करना चाहता है। वाई? क्योंकि जब दुश्मन का पड़ोसी मेरा दोस्त बन जाए तो पड़ोसी के वहाँ जाकर मैं इजीली अटैक कर सकूँ। दैट वाज देयर प्लान, और हमेशा शक रहता था दोनों के बीच में। फिर ये डिफंक्ट हो गया। फिर सेंटो बनाया, सेंट्रल ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इन 1955। ये 1955 में और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी एक साल बाद, लेकिन ये भी बाद में टूट गया। तो यूएसएसआर स्पॉन्सर्ड मिलिट्री अलायंस वाज वार्सो पैक्ट। ये हो गया अमेरिका के सभी। सियाटो, सेंटो एंड नेटो ये यूएसए ने बनाया। उसके खिलाफ रशिया ने बनाया, जो कम्युनिस्ट है उन्होंने बनाया वार्सो पैक्ट, जो वार्सो पोलैंड के कैपिटल पे साइन किया गया था, और उसको उन्होंने डिसइंटीग्रेट किया 1991 पे जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। इन्होंने साथ साथ वार्सो पैक्ट को वो कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया, तोड़ दिया। लास्ट हो गया चर्चिल्स फुल्टन स्पीच। फुल्टन में चर्चिल ने एक स्पीच दिया। विंस्टन चर्चिल उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था और अपोजिशन लीडर भी थे वो, क्योंकि वो हारकर क्लेमेंट एटली आ गए थे जब वार ख़त्म हो गया था। तो यूएसए में इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रूमैन, जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन वहाँ पर प्रेजेंट थे, ही शार्पली क्रिटिसाइज्ड द सोवियत बिहेवियर, सोवियत के बिहेवियर को यानी रशियन बिहेवियर को उसने क्रिटिसाइज किया, एंड सेड दैट सोवियत यूनियन हैड इरेक्टेड एन आयरन कर्टेन as the dividing line between the East and the West, West, and the Churchill-Fulton speech thus marked the beginning of the Cold War. उन्होंने कहा कि रशिया ने एक आयरन कर्टेन, आयरन यानी लोहा, कर्टेन यानी पर्दा, तो यहाँ पे लोहे का पर्दा यानी नफ़रत का दीवार, नफ़रत की दीवार उन्होंने खड़ा किया, दो वर्ल्ड को डिवाइड कर दे ईस्ट एंड वेस्ट में। जबकि ये काम दोनों भागीदारी थे, यूएसए भी था और यूएसएसआर, दोनों रिस्पॉन्सिबल है इस कोल्ड वार के कारण। लेकिन दोष किसको दिया? यहाँ पर रशिया को। ये बात रशिया को चुभी। सो कोल्ड वार या होने का मुख्य कारण में से एक था फुल्टन का, चर्चिल का फुल्टन में जो स्पीच दिया था। एंड इट वाज इंडीड द वेस्टर्न बैटल क्राई अगेंस्ट यूएसएसआर। यूएसएसआर के साथ में ये एक ऐलान था, ऐलान जंग था, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारे कारण हमने देखा, ये कारण थे कोल्ड वार शुरू होने के कारण। वैसे बहुत सारे छोटे मोटे और भी कारण थे, अभी आगे हम की वीडियो में देखेंगे कि इस कोल्ड वार के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड में क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ, कौन कौन से देश पे कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई। डायरेक्ट नहीं लड़े, लेकिन क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या है, आगे बहुत सारे ऐसे वीडियो छोटे छोटे करके बनेंगे और हर चैप्टर का एक एक करके वीडियो एक्सप्लेनेशन आता रहेगा। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड एंड लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट, प्लीज़ डू कमेंट so that I can reply your answer, and if I've made any mistake, so I can correct and brush up myself. Thank you for the time. Have a great day.